हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी को रिवाइज करने जा रहे हैं। इसके पहले भी रिवीजन का 5 वीडियो आ चुका है, जैसे जिसमें सिटीजनशिप, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यूनियन एंड टेरिटरीज, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज को हमारा रिवीजन करने का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट के बारे में जान लें कि फंडामेंटल राइट क्या होता है। तो ऐसा राइट मतलब कि ऐसा अधिकार जो हर किसी को दिया जाता है। फंडामेंटल यानी कि बेसिक राइट है ना, जो हर किसी को दिया जाता है बिना कोई भेदभाव के। तो वही यहाँ पे लिखा है कि द फंडामेंटल राइट यूनिवर्सली अप्लाई टू ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन को मिलता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस यानी कि किसी भी कलर का हो, कहीं भी जन्म लिया हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, है ना, कोई भी जेंडर का हो, हर जगह मतलब कि हर किसी को ये राइट अवेलेबल है। एक कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल यानी कि यदि आपको इस अधिकार में से कोई राइट नहीं मिलता है तो फिर ये कोर्ट इन्फोर्स करेगा, कोर्ट बताएगा कि नहीं ये राइट इनको मिलना चाहिए, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, हर जगह नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट क्या है, तो यूनिवर्सली अप्लाई टू ऑल सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस एंड बर्थ, और कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिएबल है लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है, तो फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में एक बिल ऑफ राइट्स है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, वहीं से लिया गया है। और कुछ इसका कुछ हिस्सा या कुछ वर्ड ऐसा बोल सकते हैं, जैसे इसमें कहीं कहीं जो वर्ड है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब वर्ड जो है फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन से लिया गया, या फिर बोल सकते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन से लिया गया। फ्रेंच रिवोल्यूशन में यदि आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन था, तो उसी में ये सब वर्ड लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, खास करके 3 वर्ड वहाँ पे शामिल किया गया था, तो वहाँ से इसको भी लिया गया। लेकिन मेनली यदि कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम लोग यही बोलेंगे कि यूएसए से लिया गया, और यूएसए में इसको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ है, आर्टिकल 12 से 35 में, 12 से 35 में, पार्ट 3 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट इसका आगे देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट थे ओरिजिनली, लेकिन अभी कितने हैं, 6 हैं। पहले कितने थे, 7 थे, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी जो है 6 फंडामेंटल राइट है, पहले कितने थे, तो पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, ठीक है। तो पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन अभी 6 फंडामेंटल राइट हैं। और तो हटाया कौन गया है, तो हटाया गया है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया है, जिसको 44th अमेंडमेंट 1988 से 1978 में हटाया गया था। कौन से अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी हम लोग से छीन लिया गया। और अभी ये कहाँ पे है, तो अभी ये आर्टिकल 300A में आता है। जैसे यदि पूछेगा आपसे कि आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी अभी कहाँ है, तो लिखेंगे आर्टिकल 300A। यहाँ पे कैपिटल ए का मतलब होगा कि अमेंडमेंट करके लाया गया है, ठीक है। कैपिटल लेटर में कहीं भी कुछ लिखा मिले, कोई जरूरी कि ए ही लिखा रहेगा, बी भी लिखा रह सकता है, सी भी, डी भी, जेड भी, ए बी भी लिखा रह सकता है, ए सी भी लिखा रह सकता है, ऐसे, ठीक है। तो अभी ये कहाँ पे है, अभी एक लीगल राइट है हमारा, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। कहाँ है, आर्टिकल 300A में और पार्ट 2A में है, ठीक है। तो पहले कहाँ था, तो पहले फंडामेंटल राइट के अंदर था, लेकिन अभी कहाँ है, तो आर्टिकल 300A में है और पार्ट 12 में है, ठीक है। तो अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। कौन कौन है, हम लोग यहाँ पे अभी उसके बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है कि द स्टेट शॉल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, ठीक है। तो स्टेट में कौन कौन आता है, स्टेट में क्या क्या आता है, जैसे कोई भी कंपनी हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई एसोसिएट हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि द स्टेट शॉल नॉट डिनाई एनी पर्सन, यानी किसी भी आदमी को किसी भी तरह का, मतलब कि कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इंडियन टेरिटरी में, टेरिटरी कहने का मतलब हुआ कि जैसे इंडिया का जो बाउंड्री है, इसके अलावा यहाँ अंडमान निकोबार, यहाँ लक्षद्वीप है ना। तो इंडियन टेरिटरी में सब कुछ आता है, ये लक्षद्वीप आ गया। टेरिटरी और यूनियन 2 वर्ड यूज किया जाता है। तो यूनियन से बड़ा होता है टेरिटरी, है ना, यूनियन छोटा होता है टेरिटरी से। यूनियन में सिर्फ कौन आता है, तो यूनियन में वो जो बाउंड्री, जो मैप हम लोग देखते हैं ना इस तरह का, वही सिर्फ आता है। लेकिन यदि इसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है, सब जोड़ दिया जाए, जितने भी आइलैंड है, मतलब कि इस बाउंड्री के बाहर के भी जो भी हैं, तो सबको टेरिटरी बोला जाता है। तो आर्टिकल 14 में यही बताया गया है कि जो स्टेट है यानी कि गवर्नमेंट है, तो इंडियन टेरिटरी में किसी को भी, ठीक है, दूसरे तरीके से ट्रीट नहीं करेगा, सब इक्वल है बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब बराबर है, आर्टिकल 14 का कहना है, ठीक है। तो वहीं बताया गया है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दिस प्रोविजन कॉन्फर्स राइट ऑन ऑल पर्सन वेदर सिटीजन और एलियन। और ये जो प्रोविज़न है, ठीक है, ये हर किसी को अवेलेबल है, या तो सिटीजन हो या फिर एलियन हो। एलियन कहने मतलब कि जो फॉरेनर हो, ठीक है। कल हम लोग सिटीजनशिप के बारे में, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, कौन एलियन होता है, कौन सिटीजन होता है, ठीक है। तो यदि आप वीडियो नहीं देखें या फिर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो उस वीडियो को जरूर देखें, सिटीजनशिप वाला जो वीडियो है।
तो आर्टिकल 14 जो है हर किसी को अवेलेबल, ठीक है। नेक्स्ट है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है आर्टिकल 14 के अंदर। जैसे तो इसके अंदर क्या एक्सेप्शन है, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं, गवर्नर होते हैं, इंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में, ठीक है। तो वो अपने कोर्ट, किसी भी कोर्ट में इंसरेबल नहीं है, किस लिए, तो अपने पावर या परफॉर्मेंस का जो मतलब कि जो भी वो ड्यूटी किए हैं अपने ऑफिस के रहते हुए, मतलब कि एज ए गवर्नर या एज ए प्रेसिडेंट जो भी वो काम किए हैं, उसके लिए वो किसी भी कोर्ट में इंसरेबल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा उनको एग्जेम्प्ट किया गया एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ देयर ऑफिस। अपने ऑफिस में जब तक कोई अपने ऑफिस में है तब तक उनको कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उनको मतलब कि शामिल नहीं किया जा सकता, उनको छूट मिली हुई है क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, ठीक है, जब तक वो अपने ऑफिस में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोर ओवर द आर्टिकल से दैट अंडर द इंटरनेशनल लॉ फॉरेन सॉवरेन एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट एंजॉय फुल इम्यूनिटी फ्रॉम एनी जुडिशियल प्रोसेस। इसके अंदर और कौन कौन से मतलब कौन कौन सा एग्जाम्शन है, जैसे हम लोग पढ़े प्रेसिडेंट का, गवर्नर का एग्जाम्शन पढ़ लिया। इसके अलावा कौन कौन सा है, तो जैसे फॉरेन सॉवरेन मतलब कि कोई भी विदेशी हमारे कंट्री में रह रहा है, एम्बेसडर जो उस कंट्री का है, डिप्लोमेट उस कंट्री का है, ये सब जो है इससे कुछ मतलब कि इसके एग्जाम्शन में आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या है, तो इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। क्या कह रहे हैं कि आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, किसी के साथ भेदभाव न हो, ये आर्टिकल 15 में इंश्योर किया गया है, ठीक है। तो लेकिन इसका 3 एक्सेप्शन है। 3 एक्सेप्शन कहाँ कहाँ है, तो 15(3), 15(4), 15(5), ये तीनों आर्टिकल का नाम है, ठीक है। तो आर्टिकल 15(3) में कहा गया है कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्टेट जो स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं, यानी कि जो महिलाओं का आरक्षण, या फिर देख सकते हैं कि बस में सीट रिजर्व रहता है, ट्रेन में सीट रिजर्व रहता है, एक महिला बॉगी ही रहता है, ठीक है। तो वीमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है गवर्नमेंट, आर्टिकल 15(3) में कहना है। उसके अलावा 15(4) में क्या कहना है, आर्टिकल 15(4) में इसमें बताया गया है किसी भी मतलब कि एक स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है किसी भी तरह का, किसके लिए, तो एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, और सिटीजन्स और शेड्यूल्स कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इसके लिए जो SEBC है ना, सोशली एंड एजुकेशनल, यहाँ पे बहुत लोग इकोनॉमिकली समझ लेते लेकिन ऐसा नहीं है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं, आर्टिकल 15(4) में ऐसा कहा गया है। और आर्टिकल 15(5) में ये कहा गया है कि ऐसे क्लास के लिए, है ना, जो इसमें आप 15(4) में जो मेंशन था, SEBC और SC ST, है ना, ये सब के लिए मतलब कि स्कूल में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, या फिर जहाँ पे सरकार कुछ पैसा देती है, ठीक है, वहाँ पे उसके लिए सीट रिजर्व कर सकते हैं उसके एडमिशन के लिए, वही यहाँ पे बताया गया है। रिगार्डिंग द एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेदर एडेड और अनएडेड बाय स्टेट एक्सेप्ट द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को शामिल नहीं किया गया। ये प्रोविज़न जो है 15(5) वाला जो है ये ऐड किया गया था 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल में 2005 में, ठीक है। तो ये याद रखिए ये जो प्रोविज़न है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन में उनको आरक्षण देना, ये कब ऐड किया गया था, 2005 में ऐड किया गया था। कौन से अमेंडमेंट, तो 93 अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, प्रोवाइड फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन, ठीक है। आर्टिकल 16 में क्या बताया गया, तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में हर किसी को इक्वलिटी मिलेगा, है ना, मतलब कि उनको जो अपॉर्चुनिटी है सबको बराबर तरीके से मिलेगा, ठीक है, आर्टिकल 16 में कहना है। लेकिन इसका भी कुछ जो है एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, तो जैसे रेसिडेंस कैन बी मेड एज ए रिस्ट्रिक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो कहीं कहीं आप देखते होंगे कि इस स्टेट जैसे कोई भी यहाँ पे जैसे जनरल होता है, OBC, SC ST, इस तरीके से बांटा गया है कैटेगरी हमारे यहाँ। तो जैसे मान लीजिए कि कोई यूपी का रहने वाला है, वो पंजाब में वहाँ के गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भर रहा है, तो वहाँ पे वो जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, लेकिन भले वो यूपी में SC में हो या ST में हो या OBC में हो, ठीक है। मतलब कि तो यहाँ पे क्या हो गया, रेसिडेंस के आधार पर उसको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। जैसे पंजाब में दूसरे स्टेट वाले को या फिर किसी दूसरे स्टेट में दूसरे स्टेट वाले को जनरल माना जाता है, तो इस तरीके से वहाँ पर रेसिडेंस के आधार पर उसको छूट नहीं दिया जा रहा है, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो वही आप बताया कि रेसिडेंस कैन बी मेड एज रिस्ट्रिक्शन, a special favor can given to backward classes, a state can make a special provision for any classes or classes of post in services under the state of SC and ST, तो SC ST के लिए फेवर में गवर्नमेंट रूल बना सकती है, तो आर्टिकल 16 में कहा गया, ठीक है। आर्टिकल 16 में कहा गया, जैसे हम लोग देखें कि वीमेन और SC ST के लिए स्पेशल प्रोविजन यहाँ पे किया जा सकता है, जैसे वीमेन के लिए यहाँ पे किया जा सकता है, तो आर्टिकल कहाँ था, 15(3) में था, ठीक है। तो उसी तरीके से आर्टिकल 16 में कहा गया है SC ST के लिए जॉब में आरक्षण, जो एक तरह से बोल सकते हैं,
है ना, एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया गया है, मतलब आर्टिकल 17 एबोलिशेज अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए बोलता है। और किसी भी तरीके से, मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही फॉर्म में, फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, ठीक है, किसी भी तरीके से अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना है। इसके लिए क्या किया है, तो बहुत सारा लॉ भी लाया गया है, जैसे अनटचेबिलिटी ऑफेंसेज एक्ट 1955, ठीक है, इसमें पनिशमेंट का बात किया गया है। फिर इसको चेंज करके नाम बदल दिया गया सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1976, ठीक है, तो इसमें और ज़्यादा पनिशमेंट का व्यवस्था किया गया। तो आर्टिकल 17 क्या है, अनटचेबिलिटी से डील करता है, ठीक है। एग्जाम पर्पज से इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 18, तो इंश्योर करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल। जैसे आप पहले देखते होंगे बहुत सारा टाइटल लिया जाता था, महाराजा, महाराजा धीराज, इस तरीके से, है ना। तो टाइटल को एबोलिश करने के लिए ये आर्टिकल 18, मतलब कि इसमें बोला गया है कि टाइटल नहीं, मतलब कि इस तरह का कोई ऐसा टाइटल जो बढ़ा चढ़ा कर दिखाता हो, तो ऐसे टाइटल को नहीं रख सकता, तो आर्टिकल 18 में कहा गया है, ठीक है। लेकिन जो मिलिट्री में टाइटल मिलता है, जैसे जनरल, कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल, इस तरह का जो मिलता है वो आप रख सकते हैं। या फिर एकेडमिक डिस्टिंक्शन, तो जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब जो टाइटल मिलता है वो आप रख सकते हैं, जो स्टेट के द्वारा प्रोवाइड किया गया हो, स्टेट यानी कि सरकार के द्वारा, ठीक है। तो आर्टिकल 18 में बोला गया है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 19 में क्या है, 6 राइट्स ऑन ऑल सिटीजन। इनिशियली आर्टिकल 19 कंटेन 7 राइट। देखिए आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट है, ठीक है, 19 के अंदर 6 राइट है। पहले 7 राइट था, लेकिन जो 7वां राइट था, मतलब कि फंडामेंटल राइट तो ऐसे 7 था ही, है ना, तो आर्टिकल 19 के अंदर भी 7 राइट था, जो आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट हो गया है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं हो गया, वो अलग है। फंडामेंटल राइट एज अ होल देख रहे हैं, तो उसमें पहले 7 था, तो अब 6 हो गया है। और 19 के अंदर 7 था, है ना, 19(1), 19(2) ऐसे करके, ठीक है, तो उसमें भी अब 6 हो गया। तो 7वां कौन था, तो वही राइट टू प्रॉपर्टी था। 7वां राइट था कि राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। 1978 में जो एक्ट आया था 94th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, उसके तहत इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो आर्टिकल 19(1) क्या कहता है, ये बहुत बड़ा, मतलब कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ये दोनों काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, तो हम लोग फिर भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 19A में कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 19(1)A कहा गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। आर्टिकल 19(1)B में कहा गया है कि स्पेशल एवरी सिटीजन है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सब कंडीशन लगा हुआ है कि आर्टिकल 19(1)B में कहा गया कि हर एक सिटीजन का राइट है कि एक असेंबली कर सकता है, एक मीटिंग कर सकता है एक जगह, बिना आर्म्स के, बिना शांति तरीके से, बिना कोई हथियार लिए हुए, ठीक है। इसमें और क्या क्या आर्टिकल 19(1)B के अंदर आता है, राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन करना, टेक आउट प्रोसीजन मतलब कि विरोध प्रदर्शन करना, ठीक है। तो आर्टिकल 19(1)B में कहा गया है। 19(1)C में क्या कहा गया है, तो गारंटी टू ऑल सिटीजन द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, है ना, एसोसिएशन या यूनियन बनाने के लिए इसमें कहा गया है, ठीक है। और इसमें मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी का बनाने का भी अधिकार 19(1)C में ही दिया गया है, ठीक है। द एसोसिएशन फॉर्म अंडर दिस आर्टिकल वुड इंक्लूड पॉलिटिकल पार्टीज, या पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप, ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो ये आर्टिकल 19(1)C में कहा गया है, ठीक है। 1D में क्या है, तो राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, ठीक है, पूरे देश में कहीं भी आप फ्रीली घूम सकते हैं, आर्टिकल 19(1)D में कहा गया है। आर्टिकल 19(1)E क्या है, तो कहीं भी आप रह सकते हैं ना, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, ठीक है। टेरिटरी कहने का मतलब इंडिया के किसी भी हिस्से में, भले वो इंडिया के बाउंड्री से बाहर हो, ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार। आर्टिकल 19(1)G में क्या कहा गया है, तो राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यानी कि आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19(2) है ना, जैसे आप बोले थे कि आर्टिकल 19(6) तक है, पहले 7 तक था, लेकिन एक हटा दिया गया। तो आर्टिकल 19(2) में क्या कहा गया, तो प्रोवाइड रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड मेक एक्सप्रेशन। तो आर्टिकल 19(1)A में दिया गया है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन आर्टिकल 19(2) में बताया गया है कि इसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका कब नहीं होगा, है ना, या फिर आप क्या नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस बताया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 19(2) में रेस्ट्रिक्शंस बताया गया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, तो इट्स ए नथिंग कैन प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। इसमें कहा गया कि कोई भी नहीं रोक सकता है गवर्नमेंट को कानून बनाने में। तो कब कानून बनाएगा गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस के लिए, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने के लिए, जब वो सोवरेनिटी के खिलाफ हो, इंडिया के सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ हो, ठीक है, इंडिया के सिक्योरिटी के खिलाफ हो, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, किसी दूसरे कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशन मैनेज करने के खिलाफ हो, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ हो, डिफेंस या मोरलिटी के खिलाफ हो, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, डिफेमेशन हो, तो इस समय आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिल सकता है और गवर्नमेंट इसके लिए कानून बना सकती है। तो ये आर्टिकल 19(2) में दिया गया है।
आर्टिकल 19(3) में भी रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताया गया है। तो स्टेट कैन इम्पोज रिन्यूअल रेस्ट्रिक्शन ऑन ग्राउंड ऑफ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरलिटी। तो यहाँ भी रेस्ट्रिक्शंस की ही बात की गई है। और 19(4) ये सारा जो है उसके बाद जितना है सब रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बताया गया है। ठीक है। 19(6) में क्या कहा गया है, 19(6) जो लास्ट है ना, 19(5) तक रेस्ट्रिक्शन ही है। और 19(6) में क्या कहा गया है कि रेस्ट्रिक्शन जो किया जाएगा कहीं कहीं तो उसमें क्वालिफिकेशन लगाया जा सकता है। जैसे ये होता है ना कि जॉब के लिए इसके लिए इतना क्वालिफिकेशन है, तो एक तरह रेस्ट्रिक्शन ही हुआ। ठीक है। तो भी ये आर्टिकल 19(6) में आता है। और स्टेट जो है किसी बिजनेस में मोनोपोलाइज करने के लिए अपना कानून बना सकते हैं। जैसे स्टेट अभी देखा जाए तो रेलवे सेक्टर में सिर्फ स्टेट ही काम करती है ना, वहाँ सरकारी रेलवे ही है। प्राइवेट सेक्टर अब 1-2 ट्रेन आने लगा है ना, तो वहाँ पे गवर्नमेंट कानून बना सकती है किसी भी सेक्टर में अपना मोनोपोली बढ़ाने के लिए, किसी भी बिजनेस में। ठीक है। तो अपना कानून बना सकती है गवर्नमेंट जो भी है। जैसे पहले टेलीकॉम सेक्टर में BSNL का मोनोपोली था, है ना, अभी लेकिन उसका नहीं है। तो इस तरीके से तो मोनोपोली मतलब कि मार्केट में एक ही प्लेयर का होना। अभी जैसे LPG वाले सेक्टर पे गवर्नमेंट का मोनोपोली है, पेट्रोलियम वाले सेक्टर पे गवर्नमेंट का मोनोपोली है। ठीक है। तभी बहुत सेक्टर ऐसे जहाँ पे गवर्नमेंट का मोनोपोली है। तो आर्टिकल 19(6) में अपने मोनोपोली बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है इस तरीके से काम कर सकती है। इससे आप जानते हो कि पहले टाटा एयरलाइंस जो था, टाटा एयरलाइंस बाद में एयर इंडिया बन गया ना, एयर इंडिया बन गया। तो एयर इंडिया कौन खरीद लिया, टाटा एयरलाइंस को कौन खरीद लिया, गवर्नमेंट खरीद लिया। तो 21 आर्टिकल के अंदर गवर्नमेंट को पावर मिलता है। तो आर्टिकल 19(6) के अंदर पावर मिलता है। ठीक है। आर्टिकल 20 में क्या है, तो इसमें जो है कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस से रोकने के लिए यहाँ पे बताया गया कि क्या क्या आप मतलब कि यदि कोई गलती करता है कोई आदमी तो उसको क्या क्या सुविधा मिला है। ठीक है। यदि कोई आदमी गलत काम कर दिया और कोई ऑफेंस कर दिया, उसके साथ अपराध हो गया उसके द्वारा, तो उसको क्या क्या अधिकार है इसमें बताया गया। तो आर्टिकल 21 में क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। इसमें क्या है कि दिस मीन इनेक्टिंग अ लॉ एंड गिविंग इट रेट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम प्रीवियस स्टेट ही इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिविल लेजिस्लेशन व्हाइल क्रिमिनल लेजिस्लेशन कैन नॉट बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जैसे आप देखते हो कि संसद में कोई कानून बनता है तो उसको कभी कभी बैक डेट से लागू कर दिया जाता है। जैसे PM किसान योजना था, आपको एग्जाम्पल के तौर पर हाल ही का समझाते हैं। PM किसान योजना कब लॉन्च किया, तो 1 फरवरी 2016 को लॉन्च किया, 2019 को लॉन्च किया गया। लेकिन इसको लागू कब से किया गया, तो दिसंबर 2018 से किया गया, है ना। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि संसद कोई भी ऐसा कानून बना सकती है जो बैक डेट में जा करके बनाया जाए। ठीक है। संसद कोई भी ऐसा कानून बना सकती है जो बैक डेट में बनाया जा सके। तो ऐसा कब कर सकती है गवर्नमेंट, सिविल लेजिस्लेशन में, है ना। क्रिमिनल लेजिस्लेशन में ऐसा नहीं कर सकती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे देखा कि इस क्रिमिनल को ज़्यादा सज़ा दिलवाना है तो इसका जो क्राइम है उससे रिलेटेड कानून बना दिया और बोल दिया कितना तारीख से लागू होगा। ठीक है। तो ये हो गया एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। कहने मतलब कि बैक डेट में कानून बनाया जा सकता है लेकिन सिविल मैटर में, क्रिमिनल मैटर में नहीं। ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब यही होता है कि फ्रॉम प्रीवियस डेट। नेक्स्ट आर्टिकल 22, इसमें बताया गया डबल जियोपार्डी। दिस मीन दैट एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी पनिश्ड मोर देन वंस फॉर अ क्राइम एंड ऑल्सो नॉट बियॉन्ड द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय द अथॉरिटी। क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब होता है कि एक ही गुनाह के लिए, है ना, एक ही ऑफेंस के लिए किसी आदमी को 2 बार सज़ा नहीं हो सकता, उसको एक ही बार सज़ा हो सकता है। ठीक है। 2 बार सज़ा नहीं हो सकता है। दूसरा, अथॉरिटी यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी सज़ा देने वाली अथॉरिटी है वो जितना प्रेस्क्राइब किया है टाइम लिमिट उतना ही सज़ा दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। तो आर्टिकल 22 में कहा गया है। ठीक है। प्रोहिबिट सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। यानी कि आर्टिकल 23 में ये बोला गया है कि कोई भी आदमी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं, कंपेल नहीं किया जा सकता, ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं किया जा सकता है। ठीक है। यानी कि उसको ये नहीं बोला सकता तुम खुद के खिलाफ गवाही दो कि हम ऐसा किए हैं, मतलब कि एक होता है ना कि कोर्ट में गुनाह कबूल करना, तो ज़बरदस्ती नहीं करवाया सकता, कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो ये आर्टिकल 23 में बताया गया है। 23 है ना, 23 ऐसे नहीं, 20 का 3 में ऐसे। नेक्स्ट आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 सबसे बड़ा आर्टिकल है, ऐसा बोल सकते हैं, बहुत ब्रॉड इसमें है, इसमें बहुत सारा राइट दिया गया है। यदि एग्जाम में आपको आए और कुछ अटपटा सा लगे कि जैसे राइट टू स्लीप आपसे पूछा जाए, है ना, राइट टू स्लीप पूछ लीजिए कि कौन सा आर्टिकल है, तो सुनने में अटपटा नहीं लगेगा, ऐसा कोई अधिकार हो सकता है, तो आप वहाँ पे तुक्का मारने के लिए आर्टिकल 21 लगा सकते हैं। तो जो थोड़ा सा एबनॉर्मल लगे देखने में, ऐसा राइट, जैसे राइट टू मैरी, आर्टिकल राइट टू मैरी, ये पूछा गया था UPSC के 2019 वाले क्वेश्चन में, है ना। 2019 का भी यदि क्वेश्चन देखिएगा तो हमें पूछा गया था कि राइट टू मैरी किस आर्टिकल में है। तो सुनने में भी अटपटा लग रहा है कि ऐसा भी कोई राइट हो सकता है, तो हाँ है, दिया हुआ है आर्टिकल 21 में। राइट टू स्लीप भी आर्टिकल 21 में है। ठीक है।
राइट टू फ्रेश एयर, ये भी आर्टिकल 21 में है। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, ये भी आर्टिकल 21 में है। तो आर्टिकल 21 काफ़ी एक बड़ा आर्टिकल है। सबसे ज़्यादा चर्चा में अभी क्या रह रहा है, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी ये भी आर्टिकल 21 में है, ठीक है। इसके बारे में 2018 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। 2019 में आया था राइट टू मैरी। तो देख सकते हैं कि सिर्फ इस आर्टिकल से 2 बार बैक टू बैक क्वेश्चन आ गया है यूपीएससी एग्जाम में, आईएएस एग्जाम में। तो इसमें आर्टिकल 21 में क्या है, तो राइट टू पर्सनल लिबर्टी। राइट टू पर्सनल लिबर्टी इसमें बताया गया है। तो स्टेट दैट नो पर्सन शॉल बी डिप्राइव्ड। आर्टिकल 21 में क्या बताया गया है। अच्छा, ये राइट होता क्या है, बार बार आप देख रहे हैं कि स्टेट्स दैट, तो ये जो सरकार है उसके ऊपर एक रुकावट होता है। सरकार के ऊपर एक निगरानी करने के लिए एक बोल सकते हैं कि एक अथॉरिटी होता है, राइट्स, ठीक है। यानी कि सरकार का एक लिमिट होता है, राइट। सरकार का एक लिमिट होता है, राइट, कि सरकार अपने मनमानी नहीं कर सकती, उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस है राइट के रूप में, ठीक है। सरकार के ऊपर एक कंट्रोल होता है, फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में स्टेट को ये बताया गया है कि कोई भी पर्सन को आप लाइफ से छीन नहीं सकते, मतलब उसका ज़िंदगी आप छीन नहीं सकते, उसका एक पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है। लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। ये जो है आर्टिकल 21 सिटीजन और नॉन सिटीजन यानी कि विदेशी लोगों को भी मिला हुआ है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स वेरियस जजमेंट हैज डिक्लेयर्ड द फॉलोइंग राइट एज आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 में और कौन कौन राइट है, तो आर्टिकल 21A में है राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21 में कौन है, तो राइट टू एजुकेशन, ठीक है। एक कब ऐड किया गया था, तो 86th अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया था, ठीक है। 86th अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था राइट टू एजुकेशन। और इसमें क्या बताया गया कि 6 से 14 ईयर तक के बच्चे को, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है, इसमें ऐसा बताया गया, ठीक है। तो आर्टिकल 21A में बताया गया। इसके अलावा बहुत सारा राइट इसमें, जैसे हम 3-4 एग्जाम्पल अभी आपको हम बताए थे। आप याद रखिएगा, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। आर्टिकल 22 में क्या है कि ग्रांट प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड, ठीक है। तो देखिए जैसे आर्टिकल 21 जो है और आर्टिकल 20 और 22, ठीक है। तो 20 और 21 कभी भी नहीं क्या बोलते हैं, रद्द किया जाता है। इमरजेंसी की ड्यूरेशन में भी ये नहीं रद्द होता है। इसके अलावा जितने भी आर्टिकल हैं, वो 12 से 35 तक में, आर्टिकल 12 से 35 तक में जितने भी आर्टिकल हैं सब अपने आप इमरजेंसी के लगते ही ख़त्म हो जाते हैं। बस बचता कौन है, तो 20 और 21, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 19 को कभी कभी खत्म हो जाता है, कभी नहीं किया जा सकता है। तो जैसे आप बोल सकते हैं कि ये 3 आर्टिकल हैं जो रद्द नहीं होता है, लेकिन 20 और 21 किसी भी केस में नहीं होता। आर्टिकल 19 किसी किसी केस में हो जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 22 में ये बताया गया कोई पर्सन जब अरेस्ट हो जाता है तो उसके पास उसका क्या अधिकार है। जैसे पर्सन किसी ऑफेंस के लिए उसको अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, तो गिरफ्तारी के बाद उसका क्या क्या अधिकार है वो इसमें बताया गया, ठीक है। इसमें क्या क्या, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सबसे पहले उसको इन्फॉर्मेशन देना है कि आपको अरेस्ट किस लिए किया गया है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ठीक है। इसके लिए एक गाइडलाइन है, डीके बसु गाइडलाइन। आप पढ़िएगा पॉलिटी को डिटेल में तो पता चलेगा डीके बसु गाइडलाइन क्या है। तो जब अरेस्ट करने जाएगा तो पुलिस जो ऑफिसर जो अरेस्ट करने जाएगा या फिर पुलिस जो भी अरेस्ट करने जाएगा, पुलिस स्टाफ, उसको क्या क्या फॉलो करना है। जैसे उसको प्रॉपर ड्रेस में रहना है, उसका जो नाम है नेम प्लेट उसके साथ रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा किसी भी महिला को रात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये सब डीके बसु गाइडलाइन में दिया गया है। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं नेट पे, डीके बसु गाइडलाइन, ठीक है। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट एक राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंस्ड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर, उसको एक वकील से मिलने का अधिकार है और कोर्ट में अपने अपने मतलब वकील को रिप्रेजेंट करने का अधिकार है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस होने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन इस 24 घंटा में जो जर्नी का जो टाइम होगा, यात्रा का जो समय है वो हटा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 100 किलोमीटर जाना है मजिस्ट्रेट के पास, तो जाने में भी 5-6 घंटा लग जाएगा, तो उस 24 घंटा में ऐड नहीं होगा, ठीक है। और फिर जब मजिस्ट्रेट से या फिर ऑर्डर जब मिल गया इसको रिलीज़ करने का, तो 24 घंटे के अंदर इसको छोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब अधिकार जो है आर्टिकल 22 में बताया गया है। आर्टिकल 23 में क्या है, तो प्रोहिबिट ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, ठीक है। आर्टिकल 23 में फोर्स्ड लेबर को मना किया गया, आर्टिकल 23 में है, ये वाला 23, ठीक है, ना कि ऐसा 23, ठीक है। तो ये भी आर्टिकल जो है सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को मिला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल 23(2), ठीक है, इसमें क्या बताया गया, द स्टेट इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड फॉर कंपलसरी सर्विस टू इंडिविजुअल प्रोवाइडेड इट्स इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन इज सोन ऑन ग्राउंड ओनली फॉर रिलीजन, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है
कि आर्टिकल 23 में ये बताया गया, स्टेट को ये बताया गया है कि किसी भी पब्लिक को जो मिनिमम सर्विस है, कंपलसरी सर्विस है, वो प्रोवाइड कराना है, ठीक है। और जो भी मतलब कि जिसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, जैसे जो ह्यूमन ट्रैफिक का शिकार हुआ है, ठीक है, या फोर्स लेबर का जो शिकार हुआ है, तो उसके बाद जब वो उसको छुड़ा करके आप लाइएगा तो उसको मिनिमम सर्विस या कंपलसरी सर्विस जो बोल सकते हैं वो प्रोवाइड कराना है, और उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए एक्ट भी पास किया गया है, नाम क्या है, तो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। आर्टिकल 24 क्या है, तो 14 साल से नीचे का जो बच्चा होता है, बिलो 14 ईयर, ठीक है, उसमें जो है उसको हैजार्डस वर्क या फिर फैक्ट्री, माइनिंग, ये सब जगह पे काम आप नहीं करवा सकते, ठीक है। तो आर्टिकल 24 में ये बताया गया, ठीक है। फोर्स्ड लेबर वाला कौन था, तो अभी हम बताए थे कि फोर्स्ड लेबर के लिए कौन सा है, 23 है। तो 23 और 24 में अंतर क्या है, जैसे इसमें फोर्स्ड लेबर यानी कि किसी भी एज के आदमी के साथ ज़बरदस्ती काम करवाना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि 0 से 14 ईयर के जो बच्चे हैं उनके साथ काम करवाना है ना, उनके मन से भी या उनके इच्छा से भी, ठीक है। तो भी एक लीगल है, मतलब कि एक तरह से ऑफेंस है, आप पे लीगल कार्रवाई हो सकती है। आर्टिकल 25 क्या है कि स्टेट दैट ऑल पर्सन आर इक्वल इंटाइटल टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंसेस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। आर्टिकल 25 एक तरह से बोल सकते हैं राइट टू रिलीजन है, राइट टू रिलीजन है। क्या मतलब कि इसमें बताया गया कोई भी आदमी अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है, चाहे उसका जो भी मर्जी हो वो रिलीजन फॉलो कर सकता है। आर्टिकल 26 में क्या है कि एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शंस विल हैव फॉलोइंग राइट। तो किसी भी रिलीजन को फॉलो करने वाला जो आदमी है उसके पास क्या क्या राइट है, तो सबसे पहले अपना जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसको मैनेज करने के लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना या फिर एक इंस्टीट्यूशन बनाना, ठीक है। अपने रिलीजन का जो अफेयर है, अपने रिलीजन का जो मैटर है उसको मैनेज करना। फिर मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने रिलीजन के लिए एक्वायर करना, यानी कि जैसे मंदिर बनाने के लिए जगह एक्वायर करना या मस्जिद बनाने के लिए जगह एक्वायर करना, और उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है। ये आर्टिकल 26 में बताएगा। आर्टिकल 27 क्या है, तो नो पर्सन शॉल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेज फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डोमिनेशन। तो क्या करें, किसी भी पर्सन पे ऐसा टैक्स नहीं लगाया सकता कि आप इस रिलीजन को फॉलो करते हैं इसलिए आपको ऐसा टैक्स देना पड़ेगा। जैसे पहले एक जजिया कर फेमस कर आप पढ़े होंगे मीडिवल हिस्ट्री में, तो जजिया कर क्या होता था, जजिया कर कि जो हिंदू होते थे या फिर नॉन मुस्लिम होते थे उन पे लगाया जाता था, तो एक तरह से रिलीजन टैक्स हो गया, ठीक है। तो आर्टिकल 27 में उस तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, आर्टिकल 27 में ऐसा बताया गया। आर्टिकल 28 में क्या है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शॉल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हुज मेंटेन्ड होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। तो ऐसा इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो स्टेट फंड पे नहीं चलता है, स्टेट फंड यानी सरकारी पैसा से नहीं चलता है, आम भाषा में बोले तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे कोई भी सरकारी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता, रीजन से रिलेटेड है ना, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता, ठीक है। और फिर आर्टिकल 28 में ही बताया गया है कि कोई भी आदमी जो है ऐसा रिलीजियस फंक्शन को या रिलीजियस जो वर्शिप होता है उसको अटेंड करने के लिए कंपेल्ड नहीं किया जा सकता, ज़बरदस्ती उसको नहीं बोला जा सकता कि आप जो है यहाँ पे इस तरह का आइए, मतलब कि यहाँ जैसे एग्जांपल के तौर पर सरस्वती पूजा को आप देख सकते हैं, तो किसी को ज़बरदस्ती वहाँ पे नहीं बोला जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 29 क्या है, तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिलीजियस, एक होते हैं लिंग्विस्टिक। तो इंडिया में भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का दर्जा किसी को नहीं दिया गया, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है। तो हर जिसका भी अपना लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, उसको कंजर्व कर सकता है, आर्टिकल 29 में दिया गया। आर्टिकल 29 में बात बताया गया कि सबको ही अपना लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ दोनों अपना कल्चर को, स्क्रिप्ट को, ठीक है, स्क्रिप्ट यानी उसका जो लिपि होता है उसको, लैंग्वेज को प्रमोट कर सकता है, कंजर्व कर सकता है, सॉरी, आर्टिकल 29 में बताया गया। नेक्स्ट आर्टिकल 29 में भी बताया गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसा बना सकता है, ठीक है। आर्टिकल 29 में बताया गया कि माइनॉरिटी जो है अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकता है, तो प्रोवाइडेड नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन। और मतलब कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में, जैसे जो स्टेट का हो या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पे एडमिशन इस ग्रांट, मतलब कि वहाँ पे एडमिशन से रोका नहीं जा सकता इस नाम पे कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर इस लैंग्वेज को बोलने वाले, तो इस स्कूल में आप नहीं आ सकते, ठीक है। तो आर्टिकल 29(2) में बताया गया है। आर्टिकल 30 में क्या है, तो द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 इज कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटीज़, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि आर्टिकल 30 में जो भी प्रोटेक्शन है वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए है, डजंट एक्सटेंड टू एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, और किसी भी सेक्शन ऑफ सिटीजन में ऐसा एक्सटेंड नहीं करता है। क्या क्या है आर्टिकल 30 में दिया हुआ अधिकार,
तो आर्टिकल 30 में राइट दिया गया है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आर्टिकल 30 में बताया गया कि अपना आप इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, और इसमें लिंग्विस्टिक और रिलीजियस दोनों माइनॉरिटीज़ को दिया गया है। ठीक है, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस दोनों माइनॉरिटीज़ को दिया गया है, और अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, और उसको माइनॉरिटी स्टेटस रिकॉग्नाइज किया जाता है सेंटर और स्टेट लेवल पर। ठीक है, जैसे एक AMU जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसको माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, उसको दर्जा मिला हुआ है कहने का मतलब। नेक्स्ट ऑफ द 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी था ये आर्टिकल 31 में था, पहले आर्टिकल 31 में था, अब कहाँ है, आर्टिकल 300A में है, आर्टिकल 300A में है। ठीक है, आर्टिकल 300A पार्ट 12 में आता है, पहले कहाँ था, पार्ट 3 में था। ठीक है, तो याद रखें, अब पहले फंडामेंटल राइट था, अब वो लीगल राइट है। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत उसको हटा दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या है, तो इसको बहुत लोगों के द्वारा सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, संविधान का आत्मा ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 में क्या है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि ऊपर का जो भी आर्टिकल में 12 से 31 तक में जो भी मेंशन किया गया, यदि उसमें से कोई भी राइट आपको नहीं मिल रहा है, सॉरी 30 तक, 31 तो अब है नहीं, तो 30 तक में जो भी राइट आपको दिया गया है, यदि कोई राइट आप नहीं मिल रहा है आपको किसी भी रीजन से, तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 32 में यही कहा गया है। ठीक है, तो यदि आपको फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 में एक और राइट दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। रीट क्या होता है, तो कोर्ट का ऑर्डर को रीट बोलते हैं। ये आर्टिकल 32 और 226, यानी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को मिला अधिकार और 226 में हाई कोर्ट को मिला है ना। तो रीट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और 226 के तहत हाई कोर्ट को मिला है रीट जारी करने का। रीट कितने तरह के होते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक होता है हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविजन, सर्टियोररी और क्यूटो वारंटो। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग बहुत तरीके से करते हैं, तो हमको प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना है, हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ना। तो रीट कब जारी किया जाता है, तो फंडामेंटल राइट जब फॉलो नहीं होता है तब जारी किया जाता है। आर्टिकल कौन सा है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए 32 और हाई कोर्ट के लिए 226। यहाँ पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि रीट जारी करने का पावर किसके पास ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास। तो याद रखिएगा हाई कोर्ट के पास, सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन ये बात सही है, हाई कोर्ट के पास रीट जारी करने का ज़्यादा शक्ति है। ठीक है, ज़्यादा क्षमता है। तो हैबस कॉर्पस इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस बॉडी ऑफ लेटर रीट। क्या कह रहा है कि हैबस कॉर्पस कब जारी किया जाता है, तो इस उस स्थिति में जारी करते हैं जब किसी पर्सन को डिटेन किया गया है। ठीक है, तो डिटेन करने के बाद जो भी प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस, जैसे था ना कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास मतलब शो करना उसके सामने, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यदि नहीं करता है तो जो डिटेन्ड पर्सन है वो हैबस कॉर्पस रीट जारी करवा सकता है सुप्रीम कोर्ट से कि हमको जो है अरेस्ट किए हुए इतना देर हो गया, जो लिमिटेड पीरियड है 24 घंटा, और हमको मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया गया अभी तक। ठीक है, तो हैबस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट है मैंडेमस। एक किसको जारी किया जाता है, तो ये कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल, ये हमेशा पब्लिक ऑफिशियल को जारी किया जाता है। तो किस लिए जारी किया जाता है, तो आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी डेट ही हैज फेल टू रिफ्यूज टू परफॉर्म। एक कब जारी किया जाता है, जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसको जो ड्यूटी दिया गया है और वो ड्यूटी को पूरा करने में असक्षम हो रहा है ना, उस ड्यूटी को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसमें मैंडेमस जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रोहिबिशन, ये कब किया जाता है, तो इशूड बाय हाई कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। ठीक है, ये हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल एक तरह से खास पर्पस के लिए जो कोर्ट बनाया जाता है, जैसे NGT है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब कि एक तरह का कोर्ट जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया, जैसे ये सिर्फ इन्वायरमेंट वाले प्रोटेक्ट डील करता है। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट जारी करता है लोअर कोर्ट को और ट्रिब्यूनल को, और ये बताता है मतलब इसको जारी करने का मेन पर्पस क्या होता है, तो ये बताता है कि वो आपके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। जैसे देखता है कि लोअर कोर्ट जो है जितना उसको पावर दिया गया उससे ज़्यादा यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसको प्रोहिबिशन जारी करता है। प्रोहिबिट मतलब क्या होता है, मना करना या रोकना। तो इसी से पता चल रहा है मतलब कि यदि लोअर कोर्ट जो है या ट्रिब्यूनल उसको जितना बोला गया उससे ज़्यादा काम कर रहा है, उसका जो ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, उसका भी केस देखने लग रहा है, तब प्रोहिबिशन जारी किया जाता है। यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, सॉरी हाई कोर्ट नहीं, हायर कोर्ट यहाँ पे। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जारी किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट किसको किसको कर सकता है, तो सबको कर सकता है। हाई कोर्ट किसको कर सकता है, तो जिला कोर्ट जो होता है या ट्रिब्यूनल होता है उसको कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये इश्यू किया जाता है हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को। ये किस लिए किया जाता है, तो बोला जाता है कि तुम्हारे पास जो केस पेंडिंग है वो हमको दे दो। जैसे अभी कोई केस मान लीजिए कि हाई कोर्ट में चल रहा है,
तो सुप्रीम कोर्ट जब चाहेगा तो उस केस को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में मांग सकता है बिना कोई डिसीजन के। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि कोई केस हाई कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट का डिसीजन आया, डिसीजन जो भी आया तो एक पार्टी को पसंद आया, एक पार्टी को नहीं पसंद आया था। जिसको नहीं पसंद आता वो सुप्रीम कोर्ट जाता है कि हम इस डिसीजन को चैलेंज करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, ठीक है। तो लेकिन इस रीट के तहत क्या होगा कि जो भी हायर कोर्ट है, जो भी ऊंचा वाला कोर्ट है, अपने जो जूनियर कोर्ट है उससे बोल सकता है कि तुम्हारे पास वो केस पेंडिंग है वो हमको दे दो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे है। नेक्स्ट है क्यूटो वारंटो। तो ये क्या है कि इट इज़ इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगल ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। तो क्यूटो वारंटो को तक चेक किया जाता है कि यदि जैसे ये पब्लिक ऑफिस है, मान लीजिए कि डीएम का ऑफिस है, तो इस रीट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट या जो कोर्ट है वो देखता है कि ये आदमी इस पद के लायक है क्या नहीं है, ठीक है, ये आदमी जो है इस ऑफिस के लायक है या नहीं है ना, उसका लीगलिटी चेक करता है, ठीक है। तो जैसे उस पद के लिए क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आईएएस होना चाहिए, फिर कुछ ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और भी जैसे सिर्फ डीएम ही थोड़ी पोस्ट होता है गवर्नमेंट ऑफिस में, हर तरह का पोस्ट, जैसे मान लीजिए कि एक क्लर्क है ना, ठीक है, तो गवर्नमेंट मान लीजिए किसी को भी क्लर्क इस्टेब्लिश कर दिया कि हाँ एक क्लर्क है, तो यदि मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा या फिर हायर कोर्ट में जाएगा तो चेक करवा सकते हैं इसका लीगलिटी कि ये आदमी क्लर्क बनने के लायक है या नहीं है, इसको टाइपिंग आता है कि नहीं आता है, ठीक है, या क्लर्क बनने के लिए जो भी अभी जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट के पास वो सारा फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो ये क्यूटो वारंटो की तरह किया जाता है, ठीक है। तो ये किस लिए किया जाता है, तो इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 33। जैसे हम लोग जो भी हम लोग देखते हैं बोलते हैं कि 12 से 35 तक में दिया गया है, लेकिन एक्चुअली 14 से 32 तक ही हम लोग को फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक, 14 से 32 तक। ऐसे बोला जाता है कि 12 से 35 तक। तो एक्चुअली क्या है, 12 और 13 में, आर्टिकल 12 और 13 में स्टेट का डिफिनीशन बताया गया है कि हम लोग सरकार किसको बोलते हैं, है ना। तो उसमें 12 और 13 में यही बताया गया, 12 में मेनली डिफिनीशन बताया गया और बाकी 33, 34, 35 जो है उसमें जो है आर्मी वाले से रिलेटेड किया गया कि आपको कहाँ कहाँ, जैसे आर्मी वाले के जो मिलता है फंडामेंटल राइट उसको कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा करके मिलता है, तो सब इसमें डील किया गया। मार्शल लॉ से डील करता है, मिलिट्री लॉ से डील करता है। तो आर्टिकल 33 क्या कहता है कि मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एंड फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 33 में क्या है कि आर्म फोर्स के जो मेंबर है उनका फंडामेंटल राइट क्या है, तो इम्पावर द पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट ऑफ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, ठीक है। तो जो आर्म फोर्सेज के मेंबर हैं, पारामिलिट्री फोर्सेज के मेंबर हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी के मेंबर हैं, उनका जो फंडामेंटल राइट है उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने का काम करता है आर्टिकल 33। यानी आर्टिकल 33 में गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि ये सब जो मेंबर हैं उनको उनका फंडामेंटल राइट को आप कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 34, ये मार्शल लॉ से डील करता है। तो ऑथोराइज द पार्लियामेंट को पावर देता है किस चीज़ करने के लिए, to indemnify any government servant or any person for any act done by him in connection with the maintenance of restoration of order in any area, whether martial law was in force. It provide for the restriction on fundamental right while martial law is in force in any area within the territory of India. तो मार्शल लॉ जो लगाया जाता है, मार्शल लॉ कहने को तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कर्फ्यू जो लगाया जाता है, तो गवर्नमेंट को पावर कहाँ से आता है कर्फ्यू लगाने का, तो आर्टिकल 34 से आता है, ठीक है। और आर्टिकल 35 में क्या है कि फंडामेंटल राइट को, आर्टिकल 35 में स्टेट को ये बताया गया है कि फंडामेंटल राइट को लागू करवाने के लिए आप कोई कानून बना सकते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे ना, जैसे अभी ऊपर में हम लोग देखे थे कि एक 86 आया था अमेंडमेंट एक्ट, है ना, जिसके तहत 6 से 14 तक ये बच्चों को आर्टिकल 21 में दिया था, 21A 6 से 14 तक के बच्चों को एजुकेशन देना था, ठीक है। इसके अलावा एक 93rd अमेंडमेंट एक्ट हम लोग देखे थे, ठीक है, किस लिए था बता सकते हैं, अभी हम पढ़ाएं इसी वीडियो में। तो 93rd अमेंडमेंट एक्ट में देखे थे। तो यानी कि फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए आप कानून बना सकते हैं, ठीक है। और ये कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, न कि स्टेट लेजिस्लेचर को। ये आर्टिकल 35 में बताया गया। तो मेनली हमारे पास फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 32 तक। 12-13 में डिफिनीशन से डील करता है, 33 जो है मिलिट्री वाले पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए करता है, 34 में मार्शल लॉ के पर डील करता है, 35 में राइट देता है गवर्नमेंट को कि आप कानून बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो है कमेंट जरूर कीजिए 93rd अमेंडमेंट किस चीज़ से डील करता है, ठीक है। तो इसके साथ फंडामेंटल राइट को हम लोग कम्प्लीटली यहाँ पे रिवाइज कर लिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।